हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा, नंबर मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड में जितना भी आपका कट ऑफ हुआ सारे चैप्टर को हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो ओमार सीट पे हो, चाहे 1 नंबर के, चाहे 2 नंबर के, चाहे 4, चाहे 6, सारे नंबर को आज हम कवर करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम बिना लेट किए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे महत्वपूर्ण मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बोर्ड की दृष्टि से, और ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर दोगे तो पक्का आप बोर्ड एग्जाम को एकदम फोड़ दोगे, एकदम करके आओगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, 70 में 70 लाने की पूरी गारंटी। आपको 3 दिनों के अंदर सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो कि आपका साइंस को है 27 तारीख को जो है, और आप एकदम पूरा एकदम ट्रेंड होकर जाएंगे। यहाँ पे 3 दिन आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं हम, उसके बाद हम आगे वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री का खात्मा करने वाले हैं। आज आपका जो केमिस्ट्री रहेगा, ये जितने भी नंबर केमिस्ट्री के आते हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया गया है, देखिए हम देखते हैं। तो चलिए अब हम केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा पहला, ये हमारा रिएक्शन है Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। ऐसे आपको क्रिया दी जाएगी, मतलब ऐसे ही आपको क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेगा, और उसके बाद इसमें पूछा जाएगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फटाफट से बताइए, ये जो हमने अभिक्रिया आपको दी है, ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, इसी के हिसाब से आप अभिक्रिया को जान जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 1 नंबर के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसके बाद 2, 4, 6 ये सारे नंबर की आज की इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ये क्या वियोजन अभिक्रिया है, या फिर संयोजन अभिक्रिया है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से आप देखिए। अगर आप इस अभिक्रिया को देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा ये Fe है, जो हमारा ये Fe है, यहाँ पे देखिए ये विस्थापित हो गया है, इसको बाहर निकाल दिया गया है। तो जब ये विस्थापित हो गई तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो हमारा ये हमारी अभिक्रिया दिख रही है, ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस आकार, सॉरी यहाँ पे आकार लिख दिया मैंने, किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे पर जंग लग जाता है ये कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। क्या ये ऑक्सीकरण है, या फिर अपचयन है, या फिर उदासीनीकरण है। तो उदासीनीकरण तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, और जो अपचयन है ये भी नहीं होगा। ये हमारा क्या है, लोहे पर जंग लगना। भाई लोहे पर जंग लगना हमारा ऑक्सीकरण है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर लोहे पे जंग लग रहा है, किसी धातु पर जंग लग रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पे देखते हैं। हमारा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में और आएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या ये अपचयन है, सॉरी यहाँ पे अपचयन, और यहाँ पे उपचयन आप कर दीजिए, यहाँ पे उपचयन। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पे उष्माक्षेपी है, यहाँ पे उष्माशोषी है। तो अपचयन और उपचयन तो होगा नहीं, सबसे पहली बात तो इसको हटा दो। अब यहाँ पे हमारा बचता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी मतलब जो हमारी वायु होती है वो निकलती है। ठीक है, और उष्माशोषी मतलब वो वायु उसको क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पे जो श्वसन निकलता है, क्या श्वसन ग्रहण होता है फिर निकलता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो श्वसन मतलब हमारी श्वासें क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो वो हमारी क्या है, उष्माक्षेपी है। तो ये हमारा तीसरा है, क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना हमारा कैसा परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार
बार हमारा आया है, यूपी बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। दूध से दही बनना किस प्रकार का जो है परिवर्तन है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हम दिखाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, एक हमारा भौतिक जो कि फिजिकल, एक रासायनिक जो कि केमिकल, या फिर ए और बी दोनों। जो हमारे ये भौतिक दिख रहा है और जो ये रासायनिक दिख रहा है, ये दोनों, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, एक मिनट, ये देखिए, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो यही आपको बताना है। तो जो हमारा दूध से दही बनेगा, जब किसी चीज से कोई चीज बन जाती है तो वो हमारी रासायनिक परिवर्तन होती है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता, और ए और बी दोनों नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो आपका ये करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ एग्जाम में कैसे आपको लगाना है। जैसे अगर आपका कोई एग्जाम में आ जाए और आप पहले उस सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, उसमें देखिए कौन सा एकदम नहीं हो सकता है, तो उसको आप गलत का निशान लगाइए। अगर उससे रिलेटेड अगला वाला है तो उसको भी गलत लगाइए। उसके बाद उसमें से आप जो है उसमें पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक बार आप पढ़े रहोगे तो वो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे ही एग्जाम में पहले करने की कोशिश करिए, जो आपको नहीं आता उसको पहले गलत काट दीजिए, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको नहीं ये आ रहा, गलत काटिए, ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल होता ही नहीं, तो आप उसको गलत काट दीजिए। फिर दूसरा भी आपको लग रहा है नहीं होता, तो गलत काट दीजिए। फिर अंत में जो आपको लग रहा है कि हाँ यही हो सकता है, तो आप उस पर करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव होता है। मतलब कोई अगर विलेन है, कोई भी विलेन, कोई भी घोल है, वो लाल लिटमस को, ध्यान दीजिए, लाल लिटमस यहाँ पे दिया गया, लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आप बताइए हमको, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है भैया, 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 10 दिया गया है। तो अगर कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, तो वो हमारा 10 पे संभव है। पीएच मान किस पे संभव है, 10 पे संभव है। तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा धावन सोडा की प्रकृति होती है। आप धावन सोडा को देखिए और उसकी प्रकृति बताइए, वो कैसी प्रकृति की है। तो आपको ये बताना है क्या वो क्षारीय है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है या फिर इसमें से कोई नहीं है। आप फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करिए, तब आपके जो है ये समझ जाओगे आप कि हाँ मैं इतने सवाल का आंसर दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका एक हो जाएगी, हाँ अब हम पेपर को क्या करेंगे, फोड़ देंगे, बिल्कुल गर्दा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धावन सोडा की प्रकृति है, क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर धावन सोडा आ जाए तो उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं जितने क्वेश्चन लाई हूं सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि जो आ सकते हैं, आने की संभावना है, उस पे मैं टिक लगा रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, Na2CO3 या फिर CaOCl2 या फिर NaOH या फिर K2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और जब ये दोनों नहीं हो रहे तो ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, CaOCl2। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजक चूर्ण अगर रहेगा, व्यंजक चूर्ण रहेगा तो CaOCl2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको धावन सोडा का बताया था, तो धावन सोडा हमारा क्या था, क्षारीय था, और यहाँ पे अब आ गया सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो क्या वो अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो भैया क्षारीय तो हो सकता नहीं है और उदासीन तो होगा नहीं, होगा क्या, पहला इज करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा अम्लीय होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पे आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तो वो हमारा अम्लीय होगा, और अगर धावन सोडा आ जाएगा तो इसकी प्रकृति हमारी क्षारीय होगी। चलिए अगला हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है हमारा कि H2 क्या है भाई, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हमारा H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है, क्या होता है, क्या वो 0 होता है या फिर 7 से कम होता है या फिर 7 होता है या फिर 7 से अधिक होता है। तो बताइए किस पे लॉक किया जाए, आप भी बताइए फटाफट से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा क्या वो 0 होता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो हमारा H2SO4 होता है वो हमारा 7 से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, ना तो 7 होता है, ना तो 7 से अधिक होता है, ना तो 1 होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु, धातु की बात कर रहा है, हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करता है। मतलब कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन को विस्थापन नहीं करता, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। क्या वो HCl है, या फिर आयरन है, या फिर कॉपर है, या फिर मैग्नीज है। तो मैग्नीज तो होगा नहीं भाई, आयरन भी नहीं होगा, HCl तो छोड़ दो, इसमें कोई धातु की बात ही नहीं हुई है, ये HCl कोई धातु ही नहीं है। तो हमारा क्या बचता है, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बचता है कॉपर। जो कॉपर होता है भाई हमारा, वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से हम देख लेते हैं। अब भाई दुर्बल कमजोर, इसमें से आपको बताना है कौन सा कमजोर अम्ल है, फटाफट से आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। HCl, HCN, HNO3 या फिर H2SO4। तो H2SO4 दुर्बल नहीं है, एकदम क्रिया बहुत तगड़े में करता है। HCl भी नहीं है, हमारे पेट में पाया जाता है, बहुत ही एकदम हाथ में अगर लग जाए तो हाथ पूरा एकदम जल जाता है, ठीक है। और हमारा ये तो हो नहीं सकता है भाई। और हमारा क्या बचा आखिरी में, HCN बचा, तो हमारा HCN क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर, भाई ध्यान से समझिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें बताना है कौन सी जो ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन को दिखा देती हूँ, सोडियम है, आयरन है, क्रोमेनियम है, या फिर मरकरी है। तो यहाँ पे सोडियम नहीं है हमारा, आयरन भी नहीं है, क्रोमेनियम भी नहीं है, मरकरी, मरकरी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर आ जाएगा कमरे के ताप को द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, सॉरी होता है, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें आपको बताना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, क्या होता है आपको ये बताना है। क्या एकल बंध होता है, या फिर चतुष्फलकी संरचना होती है, या फिर ये एक बंध होता है, या फिर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड होता है, ये आपको बताना है। तो भाई जो हमारा असंतृप्त होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, या तो डबल बॉन्ड दिखेगा आपको, या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, लेकिन एक बॉन्ड नहीं दिखेगा, चतुष्फलीय भी नहीं रहेगा हमारा, एकल बंध भी नहीं रहेगा। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है आगे, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। ये सारी चीज बहुत सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर इसको देखिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो फटाफट से बताइए, क्या है, एथिल है, तो आपको एथिल से क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा, सॉरी प्रोपेनॉल नहीं होगा हमारा, एथेनॉल होगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल का पूछ रहा है ना, तो हमारा एथेनॉल होगा। यहाँ से आपका ऑल निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है, ऑल ही तो निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा एथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल भी नहीं होगा, एथेनॉल भी नहीं होगा, मेथेनॉल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा यौगिक असंतृप्त यौगिक है, कौन सा यौगिक असंतृप्त यौगिक है। क्या वो एथेन है, या फिर मेथेन है, या फिर एथिलीन है, या फिर एथिल अल्कोहल है। तो ना तो भैया एथिल अल्कोहल तो हो नहीं सकता है हमारा, बचा क्या हमारा, बचा हमारा मेथेन तो होगा नहीं भाई, एथेन तो होगा नहीं, एथिलीन बचा, तो एथिलीन हमारा क्या होगा, यौगिक असंतृप्त यौगिक होगा। और क्या होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्न में से एल्डिहाइड है, ठीक है, निम्न में से हमारा एल्डिहाइड है, तो क्या क्या है, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। क्या वो मेथेनॉल है, या फिर मेथेनॉल है, या फिर एथेनॉल है, और या फिर एथेन है। आपको बताना है एल्डिहाइड क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड होगा, ना तो एथेन नहीं होगा भाई, एथेनॉल भी नहीं होगा, मेथेनॉल भी नहीं होगा, मेथेनॉल हमारा है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। कौन सा यौगिक, आपको यहाँ पे यौगिक कुछ दे रहे हैं, तो कौन सा वो है, अम्लीय प्रकृति का है। क्या वो CH3CHO है, या फिर CH3 एकल बॉन्ड CH3 है, या फिर तीसरा हमारा CH3COOH है, या फिर CH4 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। CH3CHO तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, हमारा एकल बॉन्ड वाला कोई मामला ही नहीं है। बचा हमारा CH3COOH, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। बहुत ही सिंपल सर जो है सवाल है कि जो कार्बन होता है इसकी परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। क्या वो 2 होती है, या फिर 3 होती है, या फिर 4 होती है, या फिर 5 होती है। तो जो कार्बन होता है 5 नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, हमारा क्या होता है, 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, किस तत्व की विद्युत धनात्मकता
आवश्यकता सबसे अधिक होती है? क्या वो फ्लोरीन है या फिर मैग्नीज है या फिर सोडियम है या फिर पोटेशियम है? ठीक है, तो फ्लोरीन तो हो नहीं सकता, मैग्नीशियम भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, हमारा पोटेशियम इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन के साथ हम इसको जो है मार्कशीट वाला मामला को खत्म करते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त में पाई जाने वाली बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक होता है। मतलब अगर आपका बाईं तरफ से, ठीक है, अगर आपका बाईं तरफ से जो है दाईं तरफ चल रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां इस साइड चल रहा है, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? क्या वो घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर नियत रहेगा या फिर बढ़ता भी है और घटता भी है? ठीक है, आप बताइए कौन सा लॉक किया जाए? क्या वो बढ़ता है? तो यहाँ पे देखिए नियत तो होगा नहीं कभी, बढ़ता या फिर दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता है, इधर से जाएगा तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, यही होगा। तो घटता नहीं है भाई, क्या होता है? बढ़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे और ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने सारे क्वेश्चन रखे थे ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके क्या कहते हैं 2 नंबर, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस, 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चंस सारी इसी में मैं कवर करवाने वाली हूं और विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको देखना है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको लिखना नहीं है, छापना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उतना ही समझ जाना है। आपकी केमिस्ट्री में पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 19-20 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके लॉन्ग के पूछे जाएंगे और उसके बाद इसका आंसर आपको देना रहेगा। जितने नंबर का रहेगा उतने ही हिसाब से आपको लिखना रहेगा। ये नहीं आपको अगर 2 नंबर का आ जाए ये क्वेश्चन तो आप लो जो है पूरे 1 पेज छाप के आ जाओ, नहीं, आपको 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। अगर आपका 1 या 2 नंबर में आता है, वैसे 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में तो नहीं आएगा, इसलिए आप 4 लाइन से तो ज़्यादा बिल्कुल मत लिखिएगा। ठीक है, वरना आपका टाइम भी खराब होगा और आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास समय कम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताना है। तो आपका यहाँ पे देखिए है, जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है, मतलब कोई भी समीकरण आपको दिया गया है उसमें तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने लिखा है। जब किसी रासायनिक समीकरण में कोई भी आपको समीकरण दिया गया है उसमें तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे देखना है, ये नेक्स्ट इसी में पार्ट में पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो इसका आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें हमें अभिकारकों, जो आपका अभिकारक रहेगा, एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जो है जानकारी प्राप्त होती है। अब आप कोई जो है समीकरण क्या कर रहे हो, संतुलित कर रहे हो, तो उससे क्या फायदा रहेगा, उससे यही फायदा रहेगा कि उसमें जो हमारे अभिकारक रहेंगे और जो उत्पाद रहेंगे उसकी वास्तविक संख्या की क्या होगी, जानकारी प्राप्त होगी। तो यही आपको लिखना था, कुछ नहीं लिखना था, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिखा है, आपको सिर्फ याद करना है इसको अच्छे से, वो भी रटना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो बार बार आया हुआ क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताने हैं, तो आपको क्या पता है, अगर भाई कोई खेलता होता है उसकी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो आप कहते हैं नहीं देखो उनको प्लास्टर लग गया है, तो यही जान जाइए कि शल्य चिकित्सक की टूटी हुई हड्डी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो हमारी मूर्तियाँ वगैरह बनती है तो व्हाइट कलर से पहले उस पर कलर किया जाता है, तो उसके लिए भी हमारा प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण 2 उपयोग बताने थे, तो आप ये लिख देंगे, आपको पूरे मिल जाएंगे 2 नंबर, और इसमें आपको 4 या फिर 2 नंबर के जैसे क्वेश्चंस रहेंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर उड़ रहे हैं, बस लेते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा के 2 उपयोग। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे है कॉस्टिक सोडा के दो उपयोग। तो यहाँ पे देखिए साबुन तथा डिटर्जेंट का निर्माण करने में, साबुन और डिटर्जेंट का अगर निर्माण किया जाता है तो कॉस्टिक सोडा के लिए मतलब उसमें किया जाता है। और दूसरा कागज तथा रंजक के निर्माण में, ठीक है, कागज तथा रंजक के निर्माण में या फिर कागज के निर्माण में कॉस्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं खनिज तथा अयस्क की परिभाषा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो है खनिज तथा अयस्क। तो खनिज क्या होता है, आपने देखा होगा जो हमारी पृथ्वी के अंदर खाने होती हैं जिस रूप में पाई जाती हैं उसी को ही हम कहते हैं खनिज। तो इतना ही आपको लिखना है। धातुओं की यौगिक, जो भी हमारी धातु रहती है जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, हीरा हुआ, ये पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं, मतलब जो पृथ्वी के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है क्या है, खनिज कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अयस्क क्या है, अयस्क वह खनिज है, मतलब उसी खनिज को बता रहा है, वह खनिज है जिसमें धातु का निष्कर्षण एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है, अयस्क कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको आई होप तैयार कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम, रासायनिक सूत्र लिखिए, धावन सोडा और मीठा सोडा। तो हमारा धावन सोडा यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले इसका हम रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। तो धावन सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र हमारा है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। धावन सोडा ध्यान रखिएगा, अगर धावन सोडा आता है तो Na2CO3 × 10H2O, और इसको हम अगर वैसे बोलेंगे इसका नाम तो सोडियम कार्बोनेट होगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम मीठा सोडा की, तो मीठा सोडा का हमारा होगा NaHCO3, और इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। क्या होगा भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, और इसको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर ऐसे आ जाता है, एक मिनट जरा इसको हम ऊपर कर देते हैं, अगर ऐसे आ जाता है क्वेश्चन तो भी ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट कह रहा है साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी आ जाता है तो कुछ भी नहीं करना है, एक बार बस पढ़ लो, अभी देखो तुरंत याद हो जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। यह उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लीय के सोडियम या पोटेशियम लवण है, मतलब उच्च अणुभार के कार्बनिक वसीय अम्लीय सोडियम या पोटेशियम लवण है। ये कौन सा लवण है, सोडियम और पोटेशियम का लवण है। साबुनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात साबुन बनता है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि साबुनीकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, क्योंकि जब साबुनीकरण होता है तो साबुन बनता है। तो साबुन क्या है, तो उसी पे संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका सूत्र अगर आप लिखना चाहो तो C17H35COONA, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, संक्षारण क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री बोर्ड में भी है, इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री बोर्ड में भी आया था भाई, यहाँ पे देखिए प्री बोर्ड में भी आया था। उसके बाद मॉडल पेपर अगर आप उठा के वायरल देखते हैं तो ये मॉडल पेपर में भी है। तो ये आने की पूरी संभावना है कि संक्षारण क्या कहते हैं, और थोड़ा सा उदाहरण देना, कुछ भी नहीं करता है, जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको उसके बारे में जो भी पता हो वो लिख के आइए। ये नहीं आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको 2 नंबर तो दे देगा, यहाँ तक मेरी आशा है कि वो 3 नंबर भी दे सकता है, जो आपको पता रहे। जैसे आपको संक्षारण मतलब जंग के बारे में पता, अरे सॉरी हाँ, जंग लगना, जंग के बारे में पता है तो संक्षारण आ गया तो आप लिख सकते हो कि जो जंग लग जाता है। अगर ज़्यादा दिन तक हम कोई भी धातु को नमी में रखते हैं तो उसमें संक्षारण लगने लगता है, और उसके बाद हमें जब संक्षारण लगने लगता है तो क्या होने लगती है, जो वस्तुएं होती हैं वो कच्ची होने लगती हैं, और इसको रोकने के उपाय हमको इस पर ग्रीस लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखनी है। जो अभी आपको ध्यान आए उस समय उसके बारे में आपको लिख देना है, नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर आपको डेफिनेशन याद है तो भाई बधाई हो, बढ़िया है। जब धातु का संपर्क, देखिए वही मैंने लिखा है, बस वही मैंने एकदम सही से लिख दिया है। अगर आपको नहीं आ रहा तो जैसे भी आ रहा आपको वैसे ही लिखना है। जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसमें एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। देखिए जब जंग होता है तो क्या हो जाता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फर, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, संक्षारण कहते हैं। और अगर इसका हम उदाहरण देना चाहे तो Fe+H2O
H2O, जो हमारा लोहा है जब वो H2 के संपर्क में आया तो हमारा क्या बन गया, FeO और Fe2O3, ठीक है। और लोहे पर जंग जैसे क्या हो गया, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना। देखिए कुछ औरतों का क्या हो जाता है, चांदी की चीजें पहने रहती हैं, वो कान वान में पहने रहती है, कहती है काला पड़ गया, ठीक है। तो उसी को जब पहन के आप नहा रही हो, धो रही हो, सब हमेशा वो जल के संपर्क में आ रहा तो वो काला क्यों नहीं पड़ जाएगा, तो उसमें संक्षारण हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साबुनीकरण पर। अभी देखिए मैंने पहले देखिए ये क्वेश्चन पूछा था साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी, और अभी हमारा क्या आ गया, साबुनीकरण पे आ गया, ठीक है। तो साबुनीकरण जब वसा या तेल को सोडियम ऑक्साइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है, जब वसा या तेल को, अब साबुनीकरण कैसे होता है ये आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो जब वसा रहे या फिर तेल रहे, इसको NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम साबुनीकरण कहते हैं। इसके फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, साबुन बनता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना ध्यान रखिए साबुनीकरण क्या होता है, तेल रहे या फिर वसा रहे, जब इसको हम NaOH के साथ गर्म कर देते हैं तो उसके जो अणु होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सोडियम रेसिस्टेड C17H35COO, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार इसको पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो आवर्त नियम के अनुसार सबसे पहले नंबर लेने का तरीका बहुत है, एकदम अच्छे से अगर आप लिखते हो, आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के परमाणु भार में वृद्धि रहेगा, वृद्धि क्रम में क्षैतिज में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित होते हैं। मतलब जब उसको समान रखा जाता है तो वो एक ही कॉलम में उपस्थित होते हैं, वो भी ऊर्ध्वाधर को हम स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, जो है रहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व कतारों को समूह कहा जाता है, जो उठे रहते हैं उसमें जो ऊर्ध्व कतार रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बोली इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे, पूरा कंफर्म है, आपको इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया पर, ठीक है। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ होती है। मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको हेडिंग कहते हैं। मतलब हेडिंग मतलब जो हमारा रेडॉक्स अपक्रिया है वही कहते हैं उसको, ठीक है। तो क्या है हमारा रेडॉक्स का आपको इतना समझना है कि जिसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होता है, उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब आता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी क्या है, तो सजातीय श्रेणी यौगिक की एक ऐसी श्रेणी को कहते हैं, इतना आपको लिखना है, ठीक है, नंबर लेना है आपको। सजातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिसको एक समान सूत्र द्वारा लिखा जाता है। ये आपको, जिसमें एक समान सूत्र द्वारा लिखा जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, आपको आदि यौगिक आते हैं, ठीक है। अब सजातीय श्रेणी क्या कहते हैं, आपको देखिए, जैसे अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि जो है आप इतना लिखा तो दे रहे हैं लेकिन हमको याद नहीं होता, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपको याद करना है तो आपको एक कीवर्ड उठाना है। सबसे पहला काम, अगर आपको याद नहीं होता है तो सबसे पहले आपको एक कीवर्ड उठाना है। कीवर्ड का मतलब जो भी, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं आपको कोई चीज़ भूल जा रहे हैं, जैसे आप ये सजातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रेणी को कहते हैं, इतना तो आपको पता है, जिसमें एक समान सूत्र द्वारा लिखा जाता है। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया, सामान्य सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। आपने इसको उठा के रख लिया, जैसे हमारा क्या हो गया, मेथेन, एथेन। जब आप याद करोगे, जब आपका एग्जाम में आ जाएगा तो आपको क्या को याद करोगे, सजातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिसे एक, अभी मैंने कुछ कीवर्ड लिखा था, क्या लिखा था, समान सूत्र द्वारा लिखा जाता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सजातीय श्रेणी हो जाएगी। जैसे हमारा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, ये सब क्या है, सजातीय श्रेणी है, ठीक है। तो इसका सामान्य सूत्र हमारा रहेगा CnH2n+2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता बताइए, उसकी विशेषता क्या थी? तो हम देख लेते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। जब उन्होंने तत्वों को रखा तो उसमें जो समान गुण के तत्व थे उसकी क्या होने लगी? पुनरावृत्ति, मतलब बार बार आवृत्ति होने लगी, वो बार बार आने लगे। और क्या था? कुछ तत्व को सही परमाणु ज्ञात करने में सहायता मिली। इनकी ये विशेषता थी कि जो है जो तत्व थे उनको जो उनके परमाणु भार को ज्ञात करने में क्या हुई? सहायता मिली हमको। और तीसरा हम लिख सकते हैं नए तत्वों की खोज भी मिली। भाई ये हमारा 2-3 नंबर में आ जाएगा, आप छाप के चले आइए, पूरा 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे किसे कहते हैं? तो हमारा एक आता है रासायनिक अपक्रिया, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक हमारा आता है रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, जिसमें हमारी कौन सी अपक्रिया है? प्रतिस्थापन है भाई, प्रतिस्थापन है, जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन, 1 मिनट, विस्थापन कहते हैं। तो इसका आपका अलग रहेगा, इसका क्या रहेगा? आपका अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कार्बनिक यौगिक में, यानी ये आपके कार्बन वाले चैप्टर से है, तो आप वो मत लिख दीजिएगा जिसमें से हमारे यौगिक क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। नहीं भाई, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया बताना है। तो वह अपक्रिया है जिसमें कार्बन परमाणु का कार्बन परमाणुओं के द्वारा शेष अणुओं में बिना परिवर्तन हुए प्रत्यक्ष विस्थापन हो जाता है। इसको कैसे याद करना है? इसको कुछ भी नहीं करना है, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे है ऐसी अपक्रिया है जिसमें कार्बन परमाणु, कीवर्ड निकला कार्बन परमाणु का, फिर दूसरा कीवर्ड निकला कार्बन परमाणु के द्वारा, कार्बन परमाणु का कार्बन परमाणु के द्वारा शेष अणु के में बिना परिवर्तन हुए, शेष अणु में बिना परिवर्तन हुए प्रत्यक्ष विस्थापन हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब क्या है यहाँ पे देखिए, इसके रिएक्शन को मैंने लिख लिया और एकदम सही भी कर लिया है, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है। मैंने इसको संतुलित भी किया है। CH4 + Cl2 है। जब इसको मैंने सनलाइट दिया, मतलब सूर्य का प्रकाश जब दिया, तो CH3Cl और प्लस HCl, जिसको हम क्लोरोमेथेन हाइड्रोक्लोरिक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध बताइए। तो ये आपको कार्बनिक यौगिक में बताना है। तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझे को में निर्मित रासायनिक आबंध जिसमें अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये लिख लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है उष्माक्षेपी, मतलब ये लॉन्ग है, ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम। तो पहले उष्माशोषी हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उष्माक्षेपी दिया तो मैंने पहले उष्माशोषी लिख दिया, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, देखिए शोषी अवशोषित कर रहा है, देखिए यहाँ पे शोषी, ये आपको कीवर्ड्स की वजह से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा अवशोषित हो रही, देखिए शोषी से अवशोषित हो रही, उसे उष्माशोषी कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हो NH2 + O2 गिव्स आउट 2NO, ठीक है। और यहाँ पे उष्माक्षेपी क्या है? तो यहाँ पे देखिए उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, उष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। तो जिस अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी कहेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया गया है CH4 + 2O2, मैंने इसको जो है संतुलित भी कर लिया है, गिव्स आउट CaO + 2H2O, और इसको मैंने क्या दी है? उष्मा दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? ये लॉन्ग में आपका पूछा जा सकता है, फिर शॉर्ट में कहीं भी पूछा जाए, मैंने सारे कवर कर लिए हैं और इसके प्रकार को हमें उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, देखिए रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? जब हमारा
एक पदार्थ इधर रहेगा, एक पदार्थ इधर रहेगा, दोनों में क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो उसमें जो नए पदार्थ बनते हैं उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे हो गया उदाहरण, जैसे हमारा Mg है प्लस HCl है, जब मैंने इसको क्रिया कराया तो इसमें हमारा निकला MgCl2। यहाँ पे मैंने जब इसको सही किया तो H2 हमारा क्या हो गया, देखिए फ्लाइट मोड में चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब ये कितने प्रकार की होती है। तो पहले संयोजन अपक्रिया हम देख लेते हैं। ठीक है, संयोजन अपक्रिया जिसको हम संकलन भी कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब आपको दो, जैसे यहाँ पे आपको कोई अपक्रिया दी जाएगी, यहाँ पे कोई अपक्रिया दी जाएगी, तो इसमें दिया गया है अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक नया, तो आपका जो बनेगा उत्पाद वो एक ही उत्पाद बनेगा। और जुड़े कौन है, दो जुड़े हैं, उसमें उत्पाद क्या बना, एक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या लिया 2H, पहले तो मैंने H2 ले लिया, फिर उसके बाद मैंने लिया O2 ले लिया, ये दोनों मैंने लिया क्या लिया, H2 लिया, O2 लिया। अब जब मैंने इससे क्रिया करवाई तो क्या हुआ, हमारा निकला H2O निकला। ठीक है, तो मैंने इसको जब संतुलित किया तो 2H2O हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा भाई क्या है, वियोजन अपक्रिया है। ठीक है, तो हम वियोजन अपक्रिया देख लेते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो भाई क्या हो गया, हमारा इधर क्या होता है, इधर हमारा अभिकारक होता है, जो भी हमारा क्रिया करने वाला होता है वो क्या होता है, सॉरी अभिकारक होता है। यहाँ पे एक मिनट गलती हो गई, ये हमारा क्या होगा, कारक होगा, और जो हमारा बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो पहले मैंने उसमें क्या देखा, मैंने संयोजन अपक्रिया में देखा कि हमारे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़े, मतलब हमारे इधर दो रहेंगे और जब बनेगा तो हमारा एक बनेगा। लेकिन हम इसमें देखेंगे वियोजन में कि हमारा इधर एक रहेगा, अभिकारक एक ही रहेगा, लेकिन बनेगा कौन, दो उत्पाद बनेंगे। तो देख लेते हैं इससे, देखिए हमारा FeSO4 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसको ताप दिया और उसके बाद हमारा क्या बना, जब इसी को मैंने सिद्ध दिया फेरस सल्फेट को, FeSO4 को जब मैंने क्या किया, जो है यहाँ पे देखिए तापन दिया, जब मैंने इसको ताप दिया तो देखिए हमारे दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं, Fe2O3 बनता है एक हमारा SO2 बनता है, प्लस SO3 भी बनता है। ठीक है, तो ऐसे मिल जाता है, मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाते हैं। तो यही हमारा वियोजन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विस्थापन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, कोई भी अभिक्रियाशील तत्व हो, मतलब जो ज़्यादा गति वो हो, अभिक्रिया करता हो, किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर लेता है। देखिए इसको समझने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब कोई ताकतवर इंसान रहेगा, कोई बहुत मजबूत इंसान रहेगा, वो क्या करेगा, अपने से कमजोर को धकेल देगा ना, अपने से कमजोर को धक्का दे देगा। तो विस्थापन में यही होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यहाँ पे देखिए अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ये जैसे मेरा क्या हो गया, CuSO4 हो गया, यहाँ पे हमारा Fe हो गया। जब मैंने इसको किया तो क्या हुआ भाई, हमारा Cu जो था बहुत कमजोर था, ये हमारा क्या था, बहुत कमजोर था, इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यहाँ पे FeSO4 आके बैठ गया, मतलब कौन बैठा, फेरस सल्फेट बैठ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम प्रकार ही चल रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया के सारे प्रकार हैं। ठीक है, चौथे प्रकार क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें मतलब अभिकारक हो गए, कौन सा, हाँ अभिकारक है, तो मैंने आपको अपकारक बताया इधर है, इनके बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब इसकी टोपी उसके सर पर, उसकी टोपी उसके सर पर। आइए देखते हैं किसकी टोपी किसके सर पर। यहाँ पे देखिए Na2SO4 हो गया प्लस BaCl2 है। जब मैंने इसको क्रिया करवाया तो हमारा निकला NaCl प्लस BaSO4। जब हमारा ये निकल गया तो यहाँ पे देखिए मैंने जब इसको संतुलित किया तो यहाँ पे 2 लग गया हमारा और ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, इसको देखिए हम Na2SO4 को कहेंगे सोडियम सल्फेट, BaCl2 को कहेंगे बेरियम क्लोराइड और NaCl को हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड और BaSO4 को कहेंगे बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए भाई, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, ये आपको 1 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, 2 नंबर। जितने सारे क्वेश्चन कराएं, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री एकदम पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यही आपको पढ़ना है। और जितना मैं करा रही हूँ, जितने सारे क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी, 3 में भी और 4, 6 मतलब लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ब्रंजक चूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा 1, 2 नंबर में भी आ सकता है और जो है 6 नंबर में भी आ सकता है। तो भाई ब्रंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। जो हमारा ब्रंजक चूर्ण होता है इसको हम क्या कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर भी कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका जब आंसर लिखा तो ब्लीचिंग पाउडर करके लिखा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए, तो रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा रासायनिक नाम, जिसको हम अगर सूत्र द्वारा बताएं तो वो हमारा CaOCl2 होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको बनाने की विधि क्या होती है, जो आपका शुष्क बुझा चूना होता है, जो भी आपका बुझा चूना होता है, उसमें जब आप क्लोरीन मतलब Cl को, जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करा देंगे तो हमारा क्या होता है, ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बनाने की विधि बहुत सिंपल है, आप बुझे चूने में क्या कर देंगे, क्लोरीन को प्रवाहित कर देंगे तो आपका ब्रंजक चूर्ण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, क्या बनाया है, CaOH को बनाया है। CaOH मतलब हमारा क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लस Cl2 मतलब प्लस Cl, मैंने क्लोरीन से इसको जब प्रवाहित करवाया तो हमारा क्या बना, CaOCl2 प्लस H2O, मैंने इसको संतुलित भी कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। और इसका प्रयोग अगर आपको पूछ ले तो वस्त्र उद्योग में जब वस्त्र बनाया जाता है तो उसमें हमारा ब्रंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और सूती एवं लिनेन के ब्रंजक के लिए, सूती और लिनेन जो कपड़े होते हैं उसके लिए। और लकड़ी के मज्जा, यहाँ मज्जा से मतलब है जब इसका मतलब लकड़ी को एकदम छील के वो बनाया जाता है, जैसे आपको क्या कहते हैं, माचिस की कीली और दफ्ती वगैरह बनाई जाती है तो उसी को मज्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि व गुण उपयोग सब बताना है आपको, लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम, जो आपका जिप्सम होगा, जब उसे 120 या 130 सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, ये आपका मॉडल पेपर में भी देखने को मिला था और आपका प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, जिप्सम को 120 या 130 सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो आपका प्लास्टर पेरिस का निर्माण हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे मैंने इस संतुलित किया है तो मैं पहले बताती हूँ जब मैंने संतुलित नहीं किया था। CaSO4H2O इंटू H2O मैंने जब लिया, जब इसको मैंने गर्म किया 120 और 130 सेल्सियस पर गर्म किया तो हमारा बना CaSO4 इंटू H2O प्लस 3H2O, जब मैंने इसको संतुलित कर दिया, ठीक है। तो हमारा जिप्सम क्या है, जिप्सम हमारा CaSO4 है और जब मैंने इसको गर्म कर दिया तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। और इसका गुणधर्म ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका गुण धर्म क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो है मूर्तियां बनाने में इसकी की जाती है प्रयोग, ठीक है। किस में की जाती है, मूर्तियां बनाने में की जाती है, या फिर हमारी अगर टूटी हड्डियां रहती हैं उसको जोड़ने में किया जाता है, ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हड्डियों को जोड़ने में। अगर ये सारे जो है आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको पूरा केमिस्ट्री में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी तरह की अगर आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।